नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक और बदलते घटनाक्रम की जानकारी में। जानकारी यह है कि जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा के अंदर हुई थी, उसके जांच की मांग अब अमेरिका ने भी की है। अमेरिका के द्वारा की गई इस मांग से क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ेगा? क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते भी सऊदी की तरह ही एकदम गड्ढे में चले जाएंगे, जिसको मनाने के लिए खुद बाइडेन सऊदी तक चले आए थे? क्या आने वाले समय में अमेरिका को भारत के साथ दिया गया यह बयान उन्हें किसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा? आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि भारत और सऊदी में कितनी समानता है और कितनी दोनों में विषमताएं हैं। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को सारा घटनाक्रम डे वन से थोड़ा सा फटाफट बताकर निकलते हैं। ये दौर याद होगा जिस समय प्रधानमंत्री G20 के अंदर ट्रूडो को रास्ता दिखाते हुए कह रहे थे कि इस तरफ से आगे निकलिए। G20 का हाल ही में हुआ इवेंट, उसके बाद से ट्रूडो के जब भारत से निकल जाने के बाद का बदला घटनाक्रम वो कुछ इस तरह से चलता चला गया, क्योंकि ट्रूडो जब अपने देश कनाडा पहुंचे तो पहुंचकर उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निज्जर नामक खालिस्तानी आतंकी की हत्या भारत की खुफिया एजेंसीज के द्वारा की गई है, जिसके चलते उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट को कनाडा छोड़ने के लिए कह दिया। बदले की कार्रवाई में भारत ने भी यहां पर अपने दूत को, जो कि कनाडा द्वारा नियुक्त था, उन्हें वापस भेजने का निवेदन कर दिया कि निकलिए, आप भी पहुंचिए अपने घर। और इसी प्रकार से दोनों के बीच बढ़ते बढ़ते तल्खी एक और मुकाम हासिल किया भारतीय खुफिया एजेंसीज ने, या फिर जिसने भी किया, नहीं पता किसने किया। न्यूज यह छपी कि NIA के अंदर लिस्टेड आतंकी, जिसके बारे में परसों सूचना आई थी, कल उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी यह भी है कि लगभग 20 से अधिक NIA के द्वारा लिस्टेड आतंकी कनाडा में रह रहे हैं और इस तरह के आतंकियों को कनाडा अपने आप पनाह दे रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि आतंक के लिए सेफ हेवन बन गया है कनाडा। इस वजह से भारत भी कनाडा से आने वाले कैनेडियंस को इंडिया आने की इजाजत नहीं देगा, उनके वीजा पर रोक लगा दी। यह अपडेट हम कल तक आप लोगों को दे चुके थे। आज जो अपडेट है उसके पीछे का कारण इन दोनों के बीच की तल्खी नहीं, तीसरे व्यक्ति की एंट्री है और वो है अमेरिका। अमेरिका को लेकर के इस तरह के बयान आ रहे थे कि अमेरिका इस मुद्दे पर कनाडा के साथ जाने से हिचक रहा है। 5 कंट्रीज अपने द्वारा खुलकर कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन हाल ही में एक प्रवक्ता नहीं अपितु NSA यानी हमारे अजित डोभाल जी के लेवल का आदमी अमेरिका में जैक सुलिवान, उनसे एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर कि क्या अमेरिका कनाडा का साथ इस विषय पर देगा या भारत के साथ वो किसी मामले में हिचक रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना के लिए वो हमेशा सवाल पूछते रहेंगे और ऐसी जानकारी के लिए वो भारत से भी प्रश्न करेंगे कि वो जांच में सहयोग करें। कनाडा के हम इस मामले में साथ हैं। यदि उन्हें लगता है कि इस तरह की घटना हुई है तो हम किसी भी प्रकार का आक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का जो बयान है, उस बयान को भी हम आज के आपके सामने सला के सुनाएंगे। लेकिन इस बयान के अगर मायने ये निकाले जाएं कि अमेरिका कनाडा के समर्थन में उतर रहा है, तो हम कनाडा को केवल एक तस्वीर के माध्यम से ये याद दिलाना चाहेंगे। यही है सुलिवान जिनके बयान की हम बात कर रहे हैं, NSA डोभाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बस ये तस्वीर हम याद दिलाना चाहेंगे 2022 की, जुलाई 2022 की, जब बाइडेन सऊदी के प्रिंस बिन सलमान को मनाने सऊदी गए थे। लेकिन उस समय पर सलमान ने ना तो इनसे हाथ मिलाया और वही पिक्चर फोटो ऑफ द फ्रेम कहलाई, जिस समय भारत के द्वारा जैसे कनाडा को राह दिखा करके बाहर किया गया, ठीक वैसे ही सऊदी के प्रिंस सलमान के द्वारा बाइडेन को राह दिखाते हुए बाहर का रास्ता दिखाया गया। यह मामला बहुत हाईलाइट हुआ। सऊदी के द्वारा अमेरिका का साथ छोड़ते हुए चीन का हाथ पकड़ने तक की घटना 2022 की बड़ी घटनाओं में शुमार रही। जब बाइडेन सऊदी पहुंचे थे तो बाइडेन को यथा सम्मान बाइडेन को नहीं मिला सऊदी के अंदर, लेकिन जब शी जिनपिंग दिसंबर 2022 में सऊदी पहुंचे तो उन्हें डिजर्विंग जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए वो मिला था। इससे यह माना जा रहा था कि सऊदी निकलकर अमेरिकी खेमे से पुतिन के खेमे में और शी जिनपिंग के खेमे में जा रहा है। आज स्थिति भारत की है। आज इस स्थिति के बारे में जरूर चर्चा भी हम आपके सेशन में करने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से अपने इस सेशन को सभी साथियों के साथ साझा कर दें।
चैनल पर नए हैं तो पहले ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एंड में जाते जाते आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए कुछ जरूरी जानकारियां भी मैं बीच में साझा कर दूं ताकि आप तक ये जानकारी और दोस्तों तक पहुंचाने में सहूलियत रहे। हमारे द्वारा अपनी पाठशाला पीसीएस नाम से एक यूट्यूब चैनल आप लोगों की पीसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। आप अपनी तैयारी को, चाहे वो राजस्थान पीसीएस की हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस की हो या अन्य किसी राज्य की पीसीएस की, जल्दी ही वहां पर शुरुआत कर दी जाएगी। हमारे द्वारा नियमित 1 अक्टूबर को होने वाले आरएएस प्रीलिम्स के लिए क्लासेस वहां पर ली जा रही हैं। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस का दौर जारी है। आप जाकर अपनी क्लासेस के अंदर बैठें और बढ़िया से पढ़ाई करें। मेरे प्यारे साथियों, आपसे हमने हर सेशन में इन दिनों एक गुजारिश की है और वो ये है कि यदि आप में से कोई भी साथी हमें इस लायक पाता है कि हम आपकी अफोर्डेबल एजुकेशन विद बेस्ट एजुकेटर टीम देने में मदद कर सकते हैं, तो आप हमें सलाह दें कि आप कौन से एजुकेशन की तैयारी, आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अपनी पाठशाला टीम के साथ करना चाहते हैं। अपनी पाठशाला टीम पूरी तत्परता के साथ अपने पूरे रिक्रूटमेंट के माध्यम से लिए गए टीचर्स के साथ आपके बीच में हाजिर होने को तैयार है। आप फेहरिस्त बनाते जाइए, लिस्ट बनाते जाइए। हमें जो इस समय सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन प्राप्त हुई हैं उनमें यूपीएसआई का नाम सबसे प्रमुखता से है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का नाम प्रमुखता से है, जो हमने लास्ट वीडियो में मांगा था। यदि आप में से भी कुछ छात्र ऐसे हैं जो इस मांग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिक्र ना करिए। अपनी पाठशाला अपनी पूरी क्षमताओं के साथ आप लोगों के साथ किफायती शिक्षा को देने के लिए प्रतिबद्ध है और आप लोगों तक जल्दी ही इस विषय पर कोई ना कोई सूचना प्रेषित कर दी जाएगी। आप और भी डिमांड की फहरिस्त लंबी कर सकते हैं, हम जुड़कर उस पर कार्य करने को तैयार हैं। हाँ, इसी बीच में हमारे हैंड रिटन नोट्स यदि आपको चाहिए तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के पूरे 6 नोट्स का बंडल है। आपके घर पर मात्र 1999 में कुरियर समेत पहुंचाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कंप्लीट नोट्स आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे हैं। आप चाहें तो उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे कॉल कर सकते हैं। चर्चा करते हैं पहले सऊदी की, ताकि हम भारत को समझने में आसानी रखेंगे। चर्चा है इस व्यक्ति की जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। नाम है इनका खशोगी, जमाल खशोगी। कौन है ये व्यक्ति? असल में ये एक सऊदी का नागरिक था, लेकिन ये अमेरिका के पक्ष में, अमेरिका के एक अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उसके लिए कॉलम लिखा करता था और इस तरह की बातें लिखता था जो कि सऊदी को पसंद नहीं आती थी। यानी कि एक तरह से कहिए वो पत्रकार था जो कि सऊदी के प्रिंस सलमान को पसंद नहीं था। यह पत्रकार 2017 में प्रिंस के डर से छोड़कर सऊदी को अमेरिका जा बसा था। 2017 में यह व्यक्ति सऊदी छोड़ता है, अमेरिका की शरण में जाकर पहुंचता है और वहां बैठकर सऊदी के बारे में कुछ भला बुरा पत्रकारिता में लिखने लगता है। देखिए, अपने यहां लोकतंत्र है, लेकिन सऊदी के अंदर आज भी राजा का ही शासन चलता है। ऐसी स्थिति में इन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं थी कि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ कुछ भी जाकर कहीं भी लिखे। खैर, घटनाओं का दौर बढ़ता है। खशोगी आखिरी बार इस तस्वीर में देखे जाते हैं। यह तस्वीर है 2 अक्टूबर 2018 की। जगह है तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर जिस जगह पर आप इसे देख रहे हैं वो है सऊदी की एम्बेसी या कॉन्सुलेट, जो कि तुर्की में खुला हुआ है। वहां पर जमाल खशोगी देखे जाते हैं आखिरी बार 2 अक्टूबर 2018 को। बाद में पता चलता है कि ये घुसते हुए का फोटो तो मिला, लेकिन निकलते हुए का कभी फोटो नहीं मिला। तमाम सुरक्षा एजेंसीज ने तुर्की के अंदर इस पूरे ऑफिस की सुरक्षा जांच की, लेकिन उन्हें खशोगी का पता तक नहीं चला। कुछ ने कहा कि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करके बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि सऊदी प्रिंस सलमान का इन्हें खत्म करने का आदेश था। ऐसा कौन बोला? अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने आरोप लगाया। 2018 के बाद दौर आता है अमेरिका के 2019 के चुनावों का। एक तरफ ट्रंप थे तो दूसरी तरफ खड़े थे बाइडेन ने अपने चुनावी भाषण में कहा कि जो भी खशोगी की हत्या के जिम्मेदार हैं उन्हें हमारे द्वारा सजा दिलाई जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं, ये चुनाव के प्रचार के दौर की खबर है 2019 की। आपको पता होगा 19 के अंदर जब चुनाव थे तब बाइडेन के द्वारा कहा गया था कि जो भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दिलाई जाएगी। सजा दिलाने के नाम पर इन्होंने जो कमिटमेंट 2019 में दिया, इससे सऊदी उसी समय नाराज हो गया था कि हमारे खिलाफ कोई व्यक्ति बोलता है, आप उस देश को सजा देने की बात करते हैं जिसने यह हरकत की है। तो सऊदी के बीच में और अमेरिका के बीच में तल्खी देखी गई। दौर गुजरता गया, 2021 आ गया। 2021 तक अमेरिका द्वारा कोई भी कार्रवाई सऊदी पर नहीं की गई। अमेरिका पर दबाव बढ़ने लगा। अमेरिकी एजेंसीज बाइडेन को बताने लगी कि खशोगी की हत्या के लिए प्रिंस सलमान जिम्मेदार हैं, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे। बाइडेन समझ चुके थे कि इनके खिलाफ बोलना
पुतिन के नजदीक सऊदी को पहुंचाने जैसा होगा। अमेरिका यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि बाइडेन खुद भी चुनाव जीतना दोबारा चाहते हैं, 2024 के चुनाव में वापस से संभवतः प्रतिद्वंदी बनकर निकल कर आए, चुनावी कॉन्टेस्टेंट बनकर आए, ऐसी स्थिति में उन्होंने 2022 में अपनी बात को थोड़ा सा डाइल्यूट करने का प्रयास किया। प्रयास में सऊदी लेकिन इस बात से चिढ़ा हुआ था कि आप मेरे भविष्य का निर्णय अमेरिका में बैठकर नहीं कर सकते, हम दुनिया के लिए मायने रखते हैं। मायने कैसे? दुनिया के अंदर तेल पैदा करने वाले देशों में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे ओपेक कहा जाता है, उनमें सऊदी एक प्रमुख राष्ट्र है। उनके द्वारा दुनिया में जितना भी तेल का उत्पादन होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। ओपेक प्लस देशों में रशिया और ओपेक, यहां पर सऊदी के बीच में यह सांठगांठ 2022 के फरवरी में हुई कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, सऊदी ने दुनिया के द्वारा रशिया पर तेल प्रतिबंध लगाए जाने के बाद खुद से यह फैसला लिया कि अब सही समय है अमेरिका को मजा चखाने का। उधर की तरफ रशिया से तेल नहीं मिल रहा था दुनिया के देशों को, और इधर की तरफ सऊदी ने निर्णय लिया कि वो भी तेल का उत्पादन घटाएगा ताकि तेल की कीमतों में इजाफा हो सके। ओपेक कंट्रीज के द्वारा तेल के प्रोडक्शन में कमी होने से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगी। बहुत सारे देश गरीबी की चपेट में आने लगे। कई देश फेल कंट्रीज में शामिल होने लगे, जिनमें से 2 हमारे पड़ोसी भी, श्रीलंका और पाकिस्तान भी शामिल हैं। बढ़ी हुई तेल की कीमतों के चलते जब इकोनॉमीज फेल मारने लगी, अमेरिका को लोग कोसने लगे कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर तुम्हारे द्वारा दुनिया के देशों को अपने साथ में रखने की जो तुम्हारी क्षमता थी, उसे अब चैलेंज मिल चुका है, तुम किसी काम के नहीं बचे हो। इसे सुनकर के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन हवाई जहाज पकड़कर सऊदी के पास पहुंचते हैं। प्रिंस सलमान के पास जुलाई 2022 में पहुंच करके बाइडेन उनसे तेल उत्पादन बढ़ाने की कहते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करिए, हम आपको कुछ ना कुछ तरीके से इम्यूनिटी दे देंगे, आपको कुछ परेशानियां ना हो, हम यह कोशिशें करेंगे। प्रिंस सलमान चिड़े बैठे थे। उन्होंने कहा, सॉरी सर, हम आपके किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, आप एक स्वतंत्र राष्ट्र के ऊपर अपनी तरफ से लाइन का निर्णय नहीं कर सकते। और एक तस्वीर बड़ी फेमस हुई कि जब प्रिंस सलमान बाइडेन से मिले तो उस समय पर बाइडेन को उन्होंने हाथ ना मिलाकर मुक्के से इस प्रकार से फिस्ट बैंड को आमने सामने करके मुलाकात की थी, यानी ये दिखाते हुए कि हम टकराने के लिए तैयार हैं। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति मनाने के लिए सऊदी आए थे, लेकिन सऊदी ने तेल का उत्पादन बिगाड़ करके अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना पर ही सऊदी नहीं रुका। सऊदी ने चीन को अपनी तरफ आमंत्रित किया। शी जिनपिंग को शाही स्वागत दिया गया। शी जिनपिंग के साथ सऊदी प्रिंस ने बकायदा हैंडशेक किया और हैंडशेक करके उन्हें अपने देश बुलाया। देश बुलाकर शी जिनपिंग और इनके बीच जिस प्रकार से गहराई बढ़ने लगी, अमेरिका को बेचैनी बहुत बढ़ने लगी। अमेरिका को लगा कि सऊदी उनके हाथ से निकल गया। फाइनली अमेरिका ने खशोगी वाला केस साइड में उठाकर रख दिया। प्रिंस सलमान को मनाने के तमाम प्रयास किए जाने लगे, क्योंकि प्रिंस सलमान यदि शी जिनपिंग के पास पहुंच गए तो पुतिन के साथ भी हो जाएंगे और अमेरिका द्वारा एशिया में अपना पूरा वर्चस्व समाप्त होते हुए नहीं देखा गया। ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत के नजदीक पहुंचा और यह एक आइकॉनिक फोटो निकल कर आई इस बार के G20 जो सितंबर 2023 में हुआ। दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जो भी किया वो भारत का प्रयास था। भारत ही सऊदी और बाइडेन को एक दूसरे के नजदीक लेकर आया और यह तस्वीर जिसमें तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर हाथ मिला रहे हैं, यह तस्वीर इस तस्वीर के बाद में बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब फिस्ट बम्प के माध्यम से सऊदी और बाइडेन एक दूसरे के आमने सामने कहते हैं ना मुकाबला मंजूर वाली स्थिति कर रहे थे, उसे इस प्रकार से रिप्लेस कर दिया गया, भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में से शुमार किया गया। यानी बाइडेन को यह समझ में आ गया था कि यदि सऊदी को साथ लेना है तो भारत की अहमियत को समझना होगा और यही निकला कि भारत से होकर वाया सऊदी इजराइल होते हुए यूरोप का एक आर्थिक गलियारा, एक ट्रेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा इसी G20 में कर दी गई। बाइडेन यहां से सुरक्षित लौटकर अमेरिका चले गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर वो वापस अपने ही फेंके पासों में फंस गए। कैसे? क्योंकि दूसरी तरफ से जिसकी बेइज्जती यहां हुई थी उसका नाम था कनाडा।
ट्रूडो को जो यथासंभव सम्मान खालिस्तानियों के कारण हमारे देश में नहीं मिला, ट्रूडो वहां पहुंचकर अपनी संसद में बोलते हैं कि भारत के द्वारा उनके देश में रह रहे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारतीय खुफिया एजेंसीज ने कराई है। यह बिल्कुल पिक्चर रिवाइंड हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खशोगी की हत्या सऊदी ने कराई, ऐसे ही भारत पर आरोप लगा कि निज्जर की हत्या इंडिया ने कराई और वो कनाडा के भीतर ही कराई। ऐसी स्थिति में कनाडा के द्वारा दिया गया यह पॉइंट आने वाले समय में बहुत बड़ा डिबेट का पॉइंट बनेगा। यह अमेरिका समझ तो रहा था लेकिन चुप था। अमेरिका के द्वारा दबे स्वर में कनाडा को कोशिशें भी की गई कि उसे इस प्रकार से बात बोलने से रोका जाए, लेकिन खालिस्तानियों के दबाव में और अपनी लोकल पॉलिटिक्स को बिगड़ता हुआ देख ट्रूडो के द्वारा अपनी संसद में इस प्रकार का भाषण दिया गया। अब मुसीबत यह थी कि अमेरिका चाहते हुए भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि 5 कंट्रीज में अमेरिका कनाडा का एक प्रमुख सहयोगी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को एनएसए के माध्यम से यह बात बुलवानी ही थी कि हम कनाडा के साथ जांच में सहयोग करेंगे और ऐसा अगर किसी ने भी किया है तो उसे हम इसके लिए जवाबदेह बनाएंगे कि वो इस बात पर चर्चा करें। इन तमाम चीजों में बदलते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ा प्रश्न बनकर यह आता है कि क्या अमेरिका जिस प्रकार से सऊदी के लिए पूरे तार बिछा दिया था, क्या अमेरिका के लिए भारत भी उतना मायने रखता है? आंसर है कि सऊदी से कई गुना ज्यादा भारत मायने रखता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका का सऊदी के साथ कोई भी डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ था। अमेरिका खुद तेल में सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। वो तो स्टॉक करके रखता है कई साल आगे तक के लिए, और खुद के यहां भी जबरदस्त प्रोडक्शन होता है और दुनिया को तेल बेचता भी है। अगर तेल उत्पादन अगर नब्ज है तो वो केवल सऊदी के सामने अमेरिका इसलिए आकर झुका क्योंकि उसे दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखना था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया अमेरिका के वर्चस्व को स्वीकार करने से इनकार कर दे। लेकिन जहां तक बात हो भारत की, भारत ना केवल अमेरिका के लिए एक अपने आप में मार्केट है, बल्कि ये अपने आप में ऐसा मार्केट है जो दुनिया की आने वाले समय में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। एक ऐसा मार्केट है जो कि अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट का सिंगल पॉइंट बनकर आ सकता है। एक ऐसा क्षेत्र होगा जो कि चीन को सीधा हेड टू हेड टक्कर दे सकता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत के साथ किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं आ सकता। अमेरिका वो तमाम प्रयास करता है। आप सोचिए, ये तो नज्जर की घटना है। पुतिन जैसे मामले में, रशिया यूक्रेन जैसे मामले में भी अमेरिका के द्वारा चुप्पी साधी गई भारत को ध्यान में रखते हुए। तमाम प्रयासों के बाद अमेरिका ने जहां यूरोपियन कंट्रीज को रूस से तेल लेने पर रोक लगा दी, भारत के मसले पर अमेरिका भारत को तेल लेने के लिए रोक नहीं लगाया और इसने कन्विंस किया भारत को कि आप अपने आराम से तेल खरीद सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया ने बहुत प्रश्न उठाए और उन प्रश्नों में पाकिस्तान लपेटे में आकर मारा गया, क्योंकि वो भी भारत की चाल चलने लगा था, कौवा हंस की चाल चलने लगा था। ऐसी स्थिति में वो भी पुतिन से सस्ता तेल मंगाने के लिए प्रयास किए, जिसकी कीमत इमरान खान को अपनी सत्ता छोड़कर चुकानी पड़ी। भारत के कूटनीतिक कद को आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया के लिए न केवल हम बाजार हैं, बल्कि एक बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनते जा रहे हैं। चूंकि चीन अमेरिका के बीच में बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई है, वर्चस्व की सीधा 1 और 2 पॉइंट की लड़ाई है। ऐसी स्थिति में एशिया में अगर चीन को या फिर पुतिन को अमेरिका का कोई सहयोगी नजर आता है तो वो भारत नजर आता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसके किसी भी प्रयास से भारत पुतिन का समर्थक बनकर के सीधा सीधा अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। ऐसी स्थिति में अमेरिका चाहे बोल कुछ भी ले, लेकिन वो अंततोगत्वा चाहेगा यही कि भारत के साथ उसकी बातें ना बिगड़ें। इसीलिए सुर्खियां ये भी हैं कि इस बार के 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर बाइडेन भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। इन तमाम खबरों के बारे में अपडेट जैसे भी आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। यानी कि इनके द्वारा दिया गया यह भाषण, जिसमें ये भारत को के बारे में कह रहे हैं कि हमें पता चला है, तो आप हम लोगों को इस तरह से ना लें कि हम न्यूट्रल हैं। हम इस तरह की अगर कोई बात हुई है तो उसके जांच के पक्ष में है। जांच के पक्ष में होना अगर इनकी तरफ से डिमांड है तो अब भारत की भी बात सुन लीजिए। भारत के द्वारा कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा एक प्रॉपर तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें यह बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अब तक कनाडा को 20 से अधिक ऐसे आतंकियों की, ऐसे दंगाइयों की या ऐसे भगोड़ों की लिस्ट सौंप दी है जो कि भारत के अंदर दिक्कत खड़ी कर रहे हैं।
कनाडा सरकार को हमने सारे एविडेंस पेश किए हैं, उसके बावजूद कनाडा के द्वारा आज तक उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। क्या यह माना जाए कि कनाडा इस प्रकार के भगोड़ों के लिए, आतंकियों के लिए, खालिस्तानियों के लिए एक सेफ हेवन बन गया है? और अगर ऐसा है तो क्या पाकिस्तान की तरह कनाडा भी आतंकियों का पनाहगार डिक्लेयर कर दिया जाए? भारत के द्वारा यह बात ऐसे समय पर उठाई गई जिस समय दूसरा ही एक और खालिस्तानी कनाडा के अंदर मारा गया था। साथ ही साथ यह भी बड़ा प्रश्न बनकर आता है कि यदि कनाडा आने वाले समय में भारत के साथ इन विषयों पर सपोर्ट नहीं करता है तो वो अपने यहां पर रूल ऑफ लॉ की बात करे और दूसरे देश के अंदर लॉ की परवाह ना करे तो संभवतया दुनिया के पास इंडिया उन्हें पूरी तरह से खुलेआम शर्मिंदा करने की स्थिति में होगा। इंडिया जहां पर मौका मिलेगा कनाडा के बारे में लोगों को यह बताएगा, समझाएगा कि देखिए हमारे यहां के इतने गुनहगार लोग कनाडा में शरण पाए हुए हैं, हमारे द्वारा इतने सारे इनको अभी तक लेटर्स दिए गए, कनाडा ने अभी तक उनमें से किसी का भी प्रत्यर्पण नहीं किया, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। तमाम भारतीय जो जाकर कनाडा में रह रहे हैं, जो लाखों विद्यार्थी वहां पढ़ने गए हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कनाडा के द्वारा आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देख लें कि क्या वो वाकई में भारत के साथ भी वैसा ही भाव चाहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से कुल मिलाकर के यहां अमेरिका का पक्ष भी उजागर होता हुआ दिखता है। अभी एक घटना और हुई, ट्रूडो से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको पता है कि आपने क्या कर दिया है। ऐसी स्थिति में ट्रूडो ने कहा, हम जानते हैं कि दुनिया में इंडिया एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने केवल और केवल इस विषय पर उनको साथ आने की बात की है क्योंकि रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन जो है वो कनाडा में बरकरार रहे, केवल हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने इन्हें सब तरफ से घेर रखा है और ऐसी स्थिति में आने वाले समय पर इन्हें यह बात भी बार बार याद दिलाई जाएगी कि रूल ऑफ लॉ कहने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री को यह समझना चाहिए कि यह उनकी सस्ती वोट बैंक पॉलिटिक्स है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, अंकित कुमार अवस्थी जो ट्विटर हैंडल है, कल वहां पर यह बात उठाई थी जहां पर हमने यह बताया था कि जिस प्रकार से आज निज्जर के पक्षधर बनकर के ट्रूडो सामने आए हैं, इससे उनका खालिस्तानी चरित्र उजागर होता है, खालिस्तान के प्रति वो सिंपैथाइजर हैं यह उजागर होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और बलूचिस्तानी नागरिक जो कि पाकिस्तान से निकलकर कनाडा में शरण लिया हुआ था, नाम था जिसका करीमा बलोच, उसकी हत्या हुई थी कनाडा के अंदर। आज तक कनाडा ने उस विषय पर किसी के साथ भी सवाल जवाब क्यों नहीं किया? उनका रूल ऑफ लॉ अपने हित को ध्यान में रखकर बदल जाता है क्या? करीमा बलोच की हत्या के मामले में वो आज तक, क्योंकि वो करीमा बलोच वो व्यक्ति थी जो कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान से अलग करना चाहती थी या फिर ये चाहती थी कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने। ऐसे महिला की हत्या कनाडा में होने पर पाकिस्तान को या फिर कनाडा के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी जवाबदेही तय नहीं की गई। इससे यह बड़ा प्रश्न निकलता है कि वो भारत के मामले पर नहीं असल बोल रहे हैं, असल में वो अपनी वोट बैंक के लिए, जो कि फिलहाल वहां पर पंजाबियों की वजह से बनी हुई है, उनके लिए बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं, उनसे समर्थन प्राप्त करने के लिए ट्रूडो इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं वो जरूर बताइएगा। लेकिन इसी बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत के जो बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं, उनके द्वारा हाल ही में कनाडा के साथ अपनी राय एक मैसेज के माध्यम से क्लियर कर दी गई है। हालांकि इस विषय को लेकर के अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सुर्खी है एनडीटीवी में छपी हुई कि महिंद्रा ने कनाडा के अंदर जो अपना व्यापार था उसको समेटने का आदेश दे दिया है। ऐसी स्थिति में कनाडा के अंदर महिंद्रा की एक कंपनी के साथ टाई अप होकर काम चलता था। महिंद्रा की रेजन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन के अंदर 11% के आसपास साझेदारी थी। महिंद्रा ने अपनी वो साझेदारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। हालांकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और भी होंगी जिनमें भारत की कंपनीज जो कनाडा में काम कर रही हैं और कनाडा की कंपनी जो भारत में चल रही हैं, यदि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की संतुष्टिप्रद, मतलब दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती है, तो संभव है आने वाले समय में उद्योगपति एक दूसरे देश से अपने व्यापार को समेटने लगे। शुरुआत महिंद्रा ने कर दी है, वहीं दूसरी ओर
भारत के अंदर जो कनाडा का पेंशन फंड कई कंपनीज में इन्वेस्ट है वो भी धीरे धीरे फ्रीज होने लगा है, निकलने लगा है, लोग उसे निकालने लगे हैं। कहीं ऐसी स्थिति में भारत के अंदर कई कंपनीज, कई स्टार्टअप्स जिसके अंदर कनाडा का पेंशन फंड एज ए फंड लगा हुआ था, उसके निकलने से शेयर मार्केट में भी गिरावट देखी गई है। यानी कि जब दो देशों के व्यवहार बिगड़ते हैं तो उसका प्रभाव बाजार पर भी पड़ता है। आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सा मुल्क इसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार है। आत्मसम्मान के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए हम सब मिलकर के किस दौर तक आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, यह समय तय करेगा। बाकी आप अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ हमारे ट्विटर हैंडल अंकित कुमार अवस्थी पर पहुंचकर अपनी राय रख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो अपने सभी साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अपनी चाहत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं। मैं एक डेडिकेटेड छोटा सा शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर रख रहा हूं जिसमें आप अपने एग्जाम के बारे में हमें पूछें, बताएं कि आप इस तैयारी को हमारे साथ मिलकर करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इस रविवार को एक मेगा फैकल्टी ड्राइव चला करके बहुत सारे फैकल्टीज को रिक्रूट किया है। अब उन्हें अपने लेवल पर ट्रेनिंग दी जा रही है। जब वो आपके लायक पहुंच जाएंगे, जब उनके मार्क्स हमारे द्वारा सेट किए गए पेपर में 95% से ऊपर आने लग जाएंगे, जब वो हमारे द्वारा दिए गए टेस्टिंग में सफल हो जाएंगे, तब हम आपके सामने उन्हें उतारेंगे और उनके माध्यम से मैं अपने आइडिया को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, और वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग में। इसीलिए आप अगर चाहते हैं कि अपनी पाठशाला परिवार, अंकित इंस्पायर इंडिया परिवार आपके लिए कुछ कार्य करे, तो प्लीज आप हमें जिम्मेदारी दें। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए इतना ही।